इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रासायनिक परिवर्तन, फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये पढ़े हैं। अब हम आगे का वीडियो में पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझने का, और हम भी अपने आप को समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा देखने के बाद। चलिए तो हम इस वीडियो में आप पढ़ना चालू करते हैं। जैसा कि है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। CuO + H2 = CuH2O। तो इसमें हम देखें कि CuO और = Cu में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। इधर उल्टा देखिए H2O, तो यहाँ H2 जो है इधर क्या बन रहा है, H2O, यानी ऑक्सीजन जो प्राप्त कर रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे CH4 + 2O2। CH4 मतलब मीथेन और O2 मतलब ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना रही है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बना रही है H2O, और ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। अब हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी प्राप्ति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस ऊष्मा = क्रिया करके क्या बना रही है जी, मरकरी यानी कि 2Hg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन बना रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप O बना हुआ है, सॉरी S है ये। इस S का मतलब होता है सॉलिड यानी कि ठोस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे Hg के साथ L है। L का मतलब होता है तरल पदार्थ है और G का मतलब गैस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत जमना क्या कहलाता है जी, संक्षारण कहलाती है। अब हम संक्षारण के रोकने के उपाय के बारे में जानेंगे। जैसे तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट कर, टिनीकरण के द्वारा या गैल्वेनीकरण के द्वारा। तेल लगा देते हैं जिस पे लोहे की धातु पे जो है वो जंग नहीं वगैरह नहीं लगता है। पेंट कर देते हैं जिससे वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता, इससे संक्षारण नहीं हो पाता है। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं तब यह दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है।
एक बार दोबारा से देखेंगे। जब तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाता है तब यह दुर्गंधमय हो जाता है, इनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। यह घटना विकृत गंधता कहलाती है। अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे ये कह रहा है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब में क्या आएगा? तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ के अपचयन से बचाव के लिए हम इन्हें अल्प या कम मात्रा में क्रियाशील नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा का अपचयन होने पर यह विकृत गंध हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे। तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ के अपचयन से बचाव के लिए हम इन्हें अल्प क्रियाशील नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि तेल तथा वसा के अपचयन होने पर यह विकृत गंधता हो जाता है तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। आगे अब हम दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है? चलिए, तो मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण समान परिस्थितियों में भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस परत तथा अन्य अशुद्धियों जैसे धूल, कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। इसे साफ हम रेगमाल से घिस के भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो आप वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपका कोई मित्र, दोस्त या जान पहचान वाला 10वीं क्लास में पढ़ रहे हों तो ये वीडियो शेयर करें, जिससे ये देखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।